तो भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। कई दिनों की रुकावट के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का आज एक्सियोम मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस के लिए रवाना हो गए हैं। शुभांशु इस मिशन के लिए पायलट हैं। उनके साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन गए हैं। यह मिशन इससे पहले 6 बार टाला जा चुका था। यह मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष इतिहास में पहली बार कोई भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा कर रहा है। इससे पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। 28 घंटे की यात्रा के बाद कल शाम भारतीय समय के मुताबिक करीब 4:30 बजे आईएसएस में डॉकिंग करेंगे। शुभांशु शुक्ला आईएसएस में 14 दिनों तक रहेंगे और वहां रिसर्च करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शुभांशु शुक्ला और सभी अंतरिक्ष यात्रियों को सोशल मीडिया के जरिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। तो आईएसएस के लिए उड़ान भरने के बाद शुभांशु शुक्ला ने एक वीडियो संदेश भेजा है। इसमें उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा किया है। आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो बिल्कुल जिस तरह से शुभांशु शुक्ला का संदेश आपने स्पेस से सुना कि आज भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है, हर कोई भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। शुभांशु के माता पिता भी बेटे को स्पेस के लिए रवाना होते देख भावुक हो गए। शुभांशु के पिता एसडी शुक्ला ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि शुभांशु जैसा बेटा हमारे घर में पैदा हुआ। क्या कहेंगे शुभांशु? अरे मिशन सक्सेसफुल है, हम ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर सब मिशन सक्सेसफुल, बहुत अच्छा। अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा विभाग राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे भारत के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। जीवन से संबंधित भी प्रयोग इसी बार हो रहे हैं, पहली बार। और ये प्रयोग हमारे लिए एक बड़ा सुखद संयोग है कि हमारे जो वहां पर अंतरिक्ष यात्री हैं शुभांशु शुक्ला, उनके द्वारा हो रहे हैं और साथ उसमें प्रमुख प्रयोग है और जिनके किट भी भारत के द्वारा ही उपलब्ध करवाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और बड़ी खबरों का रुख करते हैं। देश में आपातकाल लागू किए जाने के आज 50 साल पूरे हो गए हैं। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए आपातकाल के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया। पीएम मोदी ने इमरजेंसी डायरीज नाम की किताब का भी जिक्र किया जिसमें उनके अनुभवों का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि उस समय वो आरएसएस के युवा प्रचारक थे और कांग्रेस ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। उन्होंने ये भी लिखा कि भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने भी देश पर आपातकाल थोपने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होते हुए उन्होंने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की अपील की। सुबह सुबह 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो से प्रधानमंत्री जी की आवाज आई, इंदिरा गांधी की आवाज आई, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या इसके लिए संसद की सहमति ली गई थी? क्या मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी? क्या देशवासियों को, विपक्ष को भरोसे में लिया गया था? और लोकतंत्र की बात करने वाले लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, आप वही पार्टी और वही पार्टी से जुड़े हुए लोग हो जिन्होंने लोकतंत्र के रक्षक की भूमिका से लोकतंत्र के भक्षक का काम किया था।
साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर उसी सोच के साथ अब भी काम करने का आरोप लगाया जिस सोच के साथ आपातकाल थोपा गया था। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्यों में कानून व्यवस्था का हाल आज भी वही है जो आपातकाल में था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के हमलों का जवाब दिया। खड़गे ने मोदी सरकार पर पिछले 11 सालों से अघोषित इमरजेंसी लागू करने का आरोप लगाया। जो लोग संविधान बचाओ की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। तो इमरजेंसी को लेकर देश में सियासत चरम पर है। बीजेपी जहां कांग्रेस को इंदिरा सरकार की इमरजेंसी याद दिलाकर घेर रही है, वहीं कांग्रेस पिछले 11 साल से देश में आपातकाल की बात कर रही है। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। इमरजेंसी पॉलिटिक्स जरूर देखिए 7:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में इमरजेंसी के दौरान लोगों के बलिदान को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित कर इमरजेंसी का विरोध करने वालों को याद किया गया। कैबिनेट ने इन लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। साथ ही आज कैबिनेट में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें पुणे मेट्रो लाइन 2 के विस्तार के लिए 3626 करोड़ और झारखंड के झरिया कोलफील्ड पुनर्वास के लिए करीब 6,000 करोड़ और आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र बनाने के लिए 115 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। आज लाइन 2 इसका 3,626 करोड़ रुपीस के आउटले से इसका एक्सटेंशन अप्रूव हुआ। इससे 12 किलोमीटर 12.75 किलोमीटर और ऐड होंगे और 13 मोर स्टेशंस विल बी एडेड। इसमें जो आगरा के आसपास वाला क्षेत्र है वो बड़ा आलू का बेल्ट है। उस बेल्ट में आगरा में जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है उसका रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा 111 करोड़ रुपए की लागत से। राज्य सरकार ने बहुत ही निर्णायक तरीके से काम करके जमीन दे दी है ऑलरेडी और अब वहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से ये सेंटर बनेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी मैकिंजी को बड़ा इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने रिलायंस की फ्यूचर विजन, इनोवेशन, लीडरशिप, टैलेंट के बारे में खुलकर बात की है। साथ ही उन्होंने कहा कि रिलायंस हर 4 से 5 साल में कुछ नया करती है। इस वक्त वो ग्रीन और क्लीन एनर्जी का दुनिया में सबसे बड़ा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। उनकी सोलर, बैटरी, हाइड्रोजन, बायो एनर्जी को लेकर बड़ी योजनाएं हैं। डीप टेक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी उनके मेगा प्लान है। उन्होंने अपने सफलता के मंत्र भी शेयर किए। उन्होंने कहा कि लाइफ में रिस्क बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जियो को शुरू करना सबसे बड़ा जोखिम था, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क आज उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जियो ने भारत की डिजिटल क्रांति में बड़ा योगदान देकर इतिहास रचा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोच नहीं हो और टीम मजबूत हो तो कुछ भी संभव है। उन्होंने अपनी बिजनेस फिलॉसफी पर बात करते हुए कहा कि बिजनेस का मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं, समाज में बदलाव लाना भी है और नई पीढ़ी के सामने कुछ नया करने की चुनौती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। सीज फायर का जश्न बाजार में बरकरार है। लगातार दूसरे दिन सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 700 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी में 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी रही तो वहीं आईटी और ऑटो शेयर्स ने आज के बाजार में बाजी मारी। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज बाजार का मूड कैसा रहा?
तो कल से हमने देखा था कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो कहीं ना कहीं ईज ऑफ होती हुई नजर आई है, जिसके बाद जो बुल्स हैं उसने अच्छी खासी रैली जो है मार्केट में पकड़ी है। चाहे बात आप ब्रॉडर इंडाइसेस की कर लीजिए, चाहे आप सेक्टर वाइज देखिए, तो हर जगह पे जो मोमेंटम है वो शानदार तरीके से बना हुआ है। और आज के सत्र की बात करी जाए तो बाजार के अंदर जो न्यूज फ्लो है और जो ब्रोकरेज रिपोर्ट है उसने कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल निभाया है, जिसके बाद स्टॉक्स में हमें एक अच्छा खासा रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। आइए बात करते हैं कि निफ्टी में आज किस तरीके के नंबर्स देखने को मिले। देखिए निफ्टी 50 की अच्छी खासी चाल थी, उसके बाद बाकी के जो ब्रॉडर इंडेक्सेस थे वहां पे भी अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ था। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए टाइटन, यहाँ पे न्यूज फ्लो था जिसके बाद अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले हैं। ग्रासिम इंडस्ट्री 2.25% का इजाफा। इन्फोसिस की बात करी जाए तो यहाँ पे भी करीब 2.25% के गेन देखने को मिले और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2% की आज के सत्र में तेजी देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में करीबन 3% का हमें डाउनसाइड देखने को मिला है। कोटक महिंद्रा बैंक में 1.25% की कमजोरी, आयशर मोटर्स करीब 1% की कमजोरी और ओएनजीसी बिकॉज जो क्रूड है वो कहीं ना कहीं कूल ऑफ होता हुआ नजर आया, जिसके बाद ये थोड़े से लॉसेस हमें देखने को मिले हैं। मिड कैप के नंबर्स की तरफ देखते हैं। देखिए पेज इंडस्ट्री यहाँ पे करीबन 4.5% का इजाफा कल ये खबरों में भी बना हुआ था और आज भी जो मोमेंटम है कैचअप रैली है वो जारी है। कल्याण ज्वेलर्स में करीब यहाँ पे भी एक कैचअप रैली आप बोल सकते हैं बिकॉज टाइमेक्स ग्रुप और साथ में जो टाइटन है उसमें एक अच्छी खासी तेजी, जिसके बाद यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्शन। मैक्स हेल्थ केयर की बात करी जाए तो 4.25% का इजाफा यहाँ पे और इरेडा की बात करी जाए तो 3.5% की तेजी करीबन यहाँ पे देखने को मिली है। लूजर पॉकेट में मसगांव डॉक शिप बिल्डर यहाँ पे करीबन 3% के हमें लॉसेस देखने को मिले। इनफैक्ट जो डिफेंस सेक्टर की बात करें तो जब से ये वॉर की सिचुएशन थोड़ी सी कूल ऑफ हुई है यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें जो नेगेटिव ट्रेंड है वो देखने को मिला है। डिक्सन टेक्नोलॉजी बिकॉज यहाँ पे फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट आई थी जहाँ पे आगे की ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स जताए गए हैं, न्यूज में भी बना हुआ है, जिसके बाद 2.5% की कमजोरी देखने को मिली है। भारत डायनामिक्स करीबन 2% के लॉसेज और सेल में भी करीब 2% का डाउनसाइड आज के सत्र में देखने को मिला है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट की बात करी जाए, सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए, ऑल ओवर जिस्ट ऑफ द मार्केट पॉजिटिव नोट पे ही बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ की आज प्राइमरी मार्केट में एंट्री हो गई है। आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। इस 12,500 करोड़ के आईपीओ को निवेशक 27 जून तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ का प्राइस बैंड 700 रुपए से 740 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। लॉट साइज 20 शेयर का है। निवेशकों को इसे खरीदने के लिए कम से कम 14,800 रुपए का निवेश करना होगा। रिटेल निवेशक 13 लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं। पहले दिन आईपीओ 31% के करीब सब्सक्राइब हुआ है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। हैं दालों की कीमतों की। पिछले साल के मुकाबले इस साल दालों की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कई दालों की कीमतें एमएसपी से नीचे बिक रही हैं, लिहाजा ग्राहकों को सस्ती दरों पर दालें खाने को मिल रही हैं और महंगाई के आंकड़ों में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। इस साल दालों का बम्पर उत्पादन देखने को मिला। इतना ही नहीं, दालों का आयात भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। पीली मटर दाल को सरकार ने 2026 तक ड्यूटी फ्री आयात के लिए किया हुआ है, तो जिसकी वजह से दालों के दामों पर काफी दबाव देखने को मिल रहा है। दालों के दाम एमएसपी से नीचे पहुंच गए हैं और यही वजह है कि जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, उन्होंने कल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री है उनके साथ बैठक की और ये घोषणा की कि सरकार तूर और उड़द दाल जो है एमएसपी के ऊपर खरीदेगी। पीएसएस फंड्स के जरिए ये दालें सरकार खरीदेगी। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दालों के दाम थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन जो उपभोक्ता है उसके लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि खासतौर पे कि दालों के दाम पिछले साल के मुकाबले 5% से लेकर के 40% तक उसके अंदर कमी देखने को मिल रही है। उपभोक्ता की जेब पर ये दालें अब काफी सस्ती पड़ रही है और इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन है सरकार का, वो भी डाटा उसको भी कम रखने में दालें काफी मदद कर रही हैं। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।